आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम इस YouTube चैनल के ऊपर कंप्लीट सिलेबस अपन पढ़ रहे हैं। किसका? जो अपने राजस्थान बोर्ड का या CBSE बोर्ड में जो नया NCERT सिलेबस लागू हुआ है उसका अपन कंप्लीट सिलेबस विज्ञान का 1 से लेकर 16 पार्ट तक पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे जो अपना रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण का जो हमने लेसन पढ़ लिया है उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो पाठ्य पुस्तक की क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है तो लिंक मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड या NCERT बोर्ड कक्षा 10 विषय विज्ञान NCERT के नए पाठ्यक्रम पर आधारित विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये 82 क्वेश्चन आंसर है जो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ। देखो मैं एक आपको नोट बता देता हूँ सबसे पहले। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे अपन कंप्लीट साइंस आपको अवेलेबल करा रहे हैं, कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले आपको इसका वीडियो देखना पड़ेगा कि उस चैप्टर को हमने किस प्रकार से पढ़ा है आप लोगों को। तो जब तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखेंगे, आप चैप्टर नहीं समझेंगे, तब तक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आने में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर समझने हैं तो मैं आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। पहले आप लोग चैप्टर देख लेना, उसके बाद में अपना अगर आप लोग फिर बाद में आओगे ना इसके ऊपर तो आपको फिर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जिन्होंने वीडियो देख लिया है, जिसको लेसन याद है, वो मेरे साथ आ सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन अपना 2PbOCl 2Pb + CO2। तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है। अब पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखो ये अपचयित उपचयित के लिए देखो आपको लेसन आना चाहिए। ठीक है, लेसन आएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे कि कहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, हाइड्रोजन का निकलना अपचयन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा A और B, क्योंकि अपन इस समय लेसन पढ़ा नहीं रहे, अभी मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो आप लोगों को जैसे संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन हमने जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताई थी। तो आपको यहाँ से खुद को दिखाई दे रहा है कि Fe2O3 यहाँ से उठ के अलग चला गया और ये Al इधर आकर जुड़ गया, यानी कि एक गया और दूसरा वहाँ पर आ गया। इसका मतलब हो गया यहाँ पर विस्थापन। ठीक है, विस्थापन का मैंने बताया आपको एग्जाम्पल है कि क्लास में गुरुजी ने आपको एक जगह से उठा के किसी दूसरे को वहाँ पर बैठा दिया। लोहे चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो जब लोहे चूर्ण पर अपना HCl डालेंगे तो HCl का जो हाइड्रोजन गैस है तो HCl से बनता है हाइड्रोजन गैस और साथ में आयरन क्लोराइड बन जाता है। आयरन का मतलब Fe। तो अगर मैं आपको अलग से बताना चाहूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये Fe चूर्ण है, इसकी क्रिया अपन किससे करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर हाइड्रोजन + FeCl2। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन को बैलेंस करना हमने सिखा दिया, आप लोग देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखो संतुलन की मैं आपको परिभाषा बताता हूँ, आप नोट करते जाना। वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित का मतलब होता है जैसे तराजू की 2 पलड़े होते हैं ना, एक तरफ तो अभिकारक होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद दोनों की संख्या बराबर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम इस प्रकार का समीकरणों को संतुलित करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उनको संतुलित कीजिए। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है। तो एक तरफ तो आप लिखना है, यहाँ पर तो लिखना है आपको नाइट्रोजन + हाइड्रोजन और उत्तर में क्या लिखना है आपको, अमोनिया। देखो कैसे, देखो ये आ गया, ये तो है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, दोनों आपस में जुड़ेंगे, उत्पाद क्या बनाना आपको, अमोनिया। तो ये अब आपने देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, इधर 3 और ये 2 यानी 6 तो हाइड्रोजन इधर हो गए और 3 दूनी 6 इधर हो गए। 2 इसके आगे लेकर गए तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो अपने समीकरण संतुलित करना सीखा था उसी से मैं अपने देखा था। तो ये इसका हो गया समीकरण, हाइड्रोजन + नाइट्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो देखो ये मैं आपको इधर बताता हूँ। देखो इसको H2 की क्रिया अपन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2 निकल जाता है। आप लोग आराम से देख सकते हैं दोनों तरफ अभिकारक व उत्पाद दोनों की जो एंगल है दोनों क्या है एक समान, यानी अभी अपना जो समीकरण है वो कैसा है संतुलित है। ठीक है, तीसरा कथन अपना ये कहाँ गया, हाँ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट का आवश्यक देता। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को जब लेसन पढ़ा अपन ने तो देखा इनके सारे के अपने सूत्र देखे और ये कहीं बाहर से नहीं है। एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र होना चाहिए, यानी कि आपको इन सभी के जब तक आपको सूत्र याद नहीं होंगे दोस्तों तब तक आप लोग इसको नहीं कर सकते। तो मैं आपको जैसे इधर बताऊँ BaCl2 प्लस Al2SO4 बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट दोनों मिलेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से समीकरण बनता है। दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं रिएक्शन सारी दोनों बैलेंस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। चौथा है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस जैसी है। तो पोटेशियम का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर के की क्रिया अपन जल से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2KOH और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाता है, यहाँ पर मुक्त हो जाता है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब इन समीकरणों को आप लोगों को हल करना है, यानी कि इनको आपको कैसा करना है, इनको संतुलित करना है कि अपन इनको किस प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2 बन रहा है इधर। तो देखो यहाँ पर 2 HNO3, शायद वीडियो ब्लर हो रहा क्या, 2 HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये CaNO3 का 2 + 2H2। आराम से आप लोग रफ कॉपी निकालिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर कट बोल रहा हूँ, आप लोगों को आराम से आ जाएगा, नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। NaOH प्लस H2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो देखो NaOH के आगे 2 लग जाएगा इधर और 2 इधर H2O के लग जाएगा, बाकी रिएक्शन कहीं चेंज नहीं करनी है। तीसरा है NaCl प्लस AgNO3 AgCl प्लस NaNO3। ये एक बोल रहा है पहले से समीकरण कैसा है, संतुलित है, तो उसको अपना एज इट इज उतार देते हैं। याद रखना एग्जाम में कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपको पागल बनाने के लिए। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, पूरा समीकरण सही है, केवल यहाँ पर अपने को 2 लगा देना, काम अपना हो जाएगा फिट। ओके बच्चों, चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो आपको इसका सूत्र आना चाहिए। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH2। अब CO2 जोड़ देंगे तो CO2 जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा इधर, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 प्लस H2। तो मैं आपको जैसे इधर बता देता हूँ यार, जैसे मैंने बोला अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 प्लस CaCO3 प्लस H2, बस अपने को कुछ नहीं करना पड़े यहाँ पर। दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो देखो दूसरी रिएक्शन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और जब उत्पाद बनेगा तो जिंक नाइट्रेट हो गया प्लस Ag अपना बाहर निकल गया। तीसरा है एल्यूमिनियम की क्रिया आपको कॉपर क्लोराइड के साथ में करवानी है, उत्पाद बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो देखो एल्यूमिनियम की जगह एल्यूमिनियम रख दिया अपने, कॉपर क्लोराइड की जगह CuCl2 रख दिया और उत्पाद में एल्यूमिनियम क्लोराइड तो AlCl3 और प्लस Cu बन गया। देखो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है उसको आप लोग उतार लो। उतारने के बाद में आप लोगों को इस समीकरण को संतुलित करना है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का K2SO4, बेरियम सल्फेट का BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड का KCl। जब आपने समीकरण एज इट इज उतार लिया, अब बाद में आप लोगों को इसको संतुलित करना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन क्या है अपना इधर, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो अपन देखते हैं इसको इधर। हाँ दोस्तों आ जाओ। तो देखिए क्या बोला है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है KBr। ठीक है, बेरियम आयोडाइड का सूत्र होता है BaI2। ठीक है, ये होगा अभिकारक। उत्पाद की तरफ क्या देखेंगे, तीर का निशान से आगे जो भी चीज़ें होती है वो उत्पाद होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki और बेरियम क्लोराइड का मतलब Br2। तो देखो आप लोग यहाँ पर नोट करो कि सर एक तो यहाँ पर देखो Bri दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी अवस्थाओं का बदलाव कर रहे हैं। अवस्था क्या कर रहे हैं, दोनों यहाँ पर बदलाव कर रहे हैं। इधर KBr था, इधर Ki आ गया।
इधर BaI2 था, इधर BaBr2, यानी कि यहाँ पर दो जगह विस्थापन होगा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दूसरा अपना जिंक कार्बोनेट वाला, जिंक कार्बोनेट की आपने कराया जिंक ऑक्साइड से ZnO प्लस CO2, तो यहाँ पर देखो किसी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ, ZnCO3, तो इसके क्या हो गया, यहाँ पर टुकड़े हो गए, टुकड़े का मतलब अलग अलग हो गया, अलग अलग मतलब क्या होता है, वियोजन होना। आगे तीसरा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो H2 प्लस Cl2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं, HCl, तो यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन और Cl2 दोनों अलग अलग थे, यहाँ पर एक हो गया यानी संयोजन हो गया इनका। अगले मैग्नीशियम प्लस HCl, तो मैग्नीशियम के HCl के साथ में देखो इधर आप देखो यहाँ पर H2 यहाँ से बाहर निकल गया और HCl इधर आकर जुड़ गया, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पर विस्थापन लेकिन एक ही जगह हो, इसलिए यहाँ पर एक का ही विस्थापन होगा, इधर दोनों जगह विस्थापन हो रहा था, ये हो गया द्विविस्थापन और ये हो गया विस्थापन। ठीक है, अगला नवा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सही बताइए। तो देखो ऊष्माक्षेपी यानी जो अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो अभिक्रिया मेथेन प्लस 2O2 और उत्पाद बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा बाहर निकल रही है, यानी जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, जैसे मेथेन की। ऊष्माशोषी नाम से पता लग रहा है ऊष्मा का शोषण कर रहे हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण अपन देखेंगे, हाइड्रोजन और आयोडाइड दोनों मिलकर HI बना रहे हैं और इसके लिए अपने को क्या करना पड़ रहा है, ऊष्मा देनी पड़ रही है। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करो। ऊष्माक्षेपी का मतलब यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकल रही है, तो श्वसन में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका ऑक्सीकरण होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसका ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पर CO2 प्लस जल निकलता है, साथ में ऊर्जा निकल रही है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी। अगर मैंने उल्टा बोल दिया तो थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है बाहर निकलना, ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बाहर निकलना। अब बाहर निकलने का मतलब अपना जो श्वसन कर रहे हैं, श्वसन का उद्देश्य क्या है, यहाँ पर श्वसन का उद्देश्य ये ऊर्जा की प्राप्ति करना। ठीक है, इधर तो ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा तो CO2 प्लस जल बनेगा, साथ में ऊर्जा मुक्त हो रही है। अगर ऊर्जा मुक्त हो रही है इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी है। और श्वसन के ये प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज वायु की ऑक्सीजन के से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाने के साथ साथ ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया को विपरीत क्यों कहा जाता है। अरे नाम से ही पता लग रहा है यार, वियोजन का मतलब होता है अलग अलग होना और संयोजन का मतलब होता है एक आपस में जुड़ना। तो संयोजन देख लो आप, कार्बन और ऑक्सीजन है दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पर CO2 बन रहा है यानी संयोजन हो रहा है, और इसका उल्टा वियोजन करेंगे तो CaCO3 ये अकेला था, इसके दो टुकड़े हो गए। इधर तो देखो दोनों मिलकर एक बना रहे, इधर अकेला था, इसके दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे क्या बोलते हैं, विपरीत होते हैं। उन वियोजन अभिक्रियाओं के, अगला क्वेश्चन है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा प्रकाश विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। 12 क्वेश्चन अपना, तो इधर आते हैं अपने बार। देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें अपने, 20 क्वेश्चन है। अच्छा, मैं इनका आप लोगों को PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, या तो मैं आपको अपने WhatsApp नंबर दे दूंगा या मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा। और दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो हमारे सपोर्ट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, केवल लाइक मांग रहे हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि बच्चों के लिए और अच्छा करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो ऊष्मा के लिए अपन कौन सी अभिक्रिया लेते हैं, ऊष्मा के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको अपन गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। प्रकाश के लिए अपन लेंगे तो सिल्वर क्लोराइड है, प्रकाश इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी क्या हो गया, वियोजन हो गया। और विद्युत के लिए बात करें तो पानी होता है, पानी में आप करंट दोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2O के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली है विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या अंतर। देखो मैंने अभी बोला था कि विस्थापन का मतलब एक ही जगह ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान में कोई दूसरा बने, यानी एक ही जगह है, जैसे ZnSO4 प्लस कॉपर सल्फेट है। अब यहाँ पर देखो केवल एक ही जगह यहाँ पर बदलाव हुआ है, ये सल्फेट इधर आके चला गया बस, और कॉपर ऐसे बाहर निकल गया, ये तो क्या हो गया, विस्थापन। इधर क्या देखो, B ये इसके साथ चला गया और ये इसके साथ में आ गया है, तो NaCl2 यानी कि ये हो गया NaCl, और ये BaSO4 है तो ये Ba इधर, यानी दो जगह यहाँ पर विस्थापन हो रहा है, यानी कि आपस में विस्थापन हो रहा है, यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है।
सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। प्रक्रिया को अभिक्रिया समझाइए। देखो सीधी बात है, ये अपना सिल्वर नाइट्रेट है, कॉपर के शोधन अपन कर रहे हैं तो कॉपर धातु द्वारा विस्थापन हो रहा है, यानी कॉपर की द्वारा यहाँ पर विस्थापन हो रहा है। सीधी सी बात है यहाँ पर सर, ये कॉपर है वो Ag की जगह आ जाएगा, तो कॉपर नाइट्रेट हो गया इधर और Ag बच गया, वो बेचारा बाहर हो गया, तो वो ऐसे का चांदी हमें बाहर प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण का मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद अविलीय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन के नीचे बैठ जाता है, अवक्षेप कहलाता है। जैसे उदाहरण, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड मिलके देखो यहाँ पर NaCl नीचे बैठ जाता है और साथ में जो हमारा उत्पाद है बेरियम सल्फेट वो हमें प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो उपचयन और अपचयन उपचयन पढ़ते हैं। देखो, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि योग होती है, उपचयन। देखो इसका एक दूसरा नाम और भी ऑक्सीकरण भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपने इसको, ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और उपचयन का मतलब क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की संख्याओं में क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो इसका उदाहरण दे दूं मैं आपको। देखो Mg है, Mg के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर संख्या बढ़ रही है। कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी संख्या बढ़ रही है, यानी ये अभिक्रियाओं का पहला उदाहरण हो गया। दूसरी उपचयन, ऐसी अभिक्रियाओं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन हाइड्रोजन जुड़ जाती है। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कॉपर और H2O मुक्त हो गया है। यानी कि सीधी सी बात, हम यहाँ पर जिस अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन को कम कर रहे हैं, देखो CuO था, यहाँ पर Cu बच गया, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो जाती है। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस X और उस काले रंग का यौगिक का नाम बताइए। X का नाम होता है कॉपर और काले रंग का यौगिक का नाम होता है कॉपर का ऑक्साइड। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, संक्षारण के लिए, यानी जो जंग लगती है ना, जंग से बचाने के लिए अपने इसके ऊपर पेंट करते हैं। तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो ऐसी बात है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए, तो तेल व वसा तो भोज्य पदार्थ के उपचयन से बचाव हेतु में नाइट्रोजन देते हैं। तेल व वसा के उपचयन होने पर विकृत गंधित हो जाते हैं तथा इनके गंध स्वाद परिवर्तित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप लोग इसको और नोट कर लेना, कोई इसी प्रकार की समस्या होती है तो, बाकी मैं आपको PDF अवेलेबल करवा दूंगा। संक्षारण का मैंने अभी आपको बता दिया, धातु के ऊपर जंग लग जाती है, वो क्या होता है यहाँ पर संक्षारण कहलाता है, जैसे लोहे पर जंग लगना। और विकृत गंधिता का मतलब तेल व वसा के उपचयित हो जाने, यानी कि उपचयित का मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसकी जो मूल संरचना होती है वो खराब हो जाती है, जिससे इसका गंध व स्वाद दोनों ही बदल जाते हैं। इसमें एंटीऑक्साइड या ऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इन्हें नाइट्रोजन में प्रभावित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे आलू की चिप्स की में जो थैलियाँ होती हैं उसमें नाइट्रोजन भरी रहती है, जिसके कारण वो चीज़ें खराब नहीं होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने टोटल क्वेश्चन 20 समाप्त हो जाते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे क्वेश्चन आंसरों में तो मुझे कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं आपको PDF मैंने आपको बता ही दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आज के इतना ही।